हाय फ्रेंड्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी और मोहन सर की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेरा 2 सालों का डीएड का सफ़र समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, क्या अब मेरी परेशानियां समाप्त हो गई थी? क्या मैं मंजिल के करीब पहुंच गया था या कोई नई मुसीबत आन पड़ी थी? तो चलिए देखते हैं आगे। परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मैंने गांव जाने का फैसला किया, क्योंकि बहुत दिनों से मैं गांव नहीं गया था। जब रूम छोड़कर बाकी लोग अपने अपने गांव गए, तब का भी मंजर कुछ वैसा ही था जैसा लास्ट पेपर के दिन था। मेरे रूम पार्टनर भी रूम छोड़कर गांव चले गए और मैं भी अपने गांव चला गया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि गांव में कोई काम धंधे नहीं थे। मेरे हम उम्र बाकी लोग सिर्फ टाइम पास करते थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर बेकार बैठने से अच्छा है कि मुंबई में ही जाकर वहीं कुछ काम करूँ, तो शायद कुछ पैसे भी कमा लूँ। 2-4 दिन बाद मैं फिर मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई आकर कुछ दिन मैंने पुराने सेठ के दोस्त के पास कसारा में काम किया। 2 महीने बाद मेरा डीएड का रिजल्ट आया। उसमें मैं पास तो हो गया था, मगर परसेंटेज नहीं बन पाए थे। यह मैं पहले से ही जानता था, इसलिए इस दुख को सहने में मैं समर्थ था। कुछ ही दिनों बाद मुंबई महानगर पालिका की तरफ से शिक्षक के लिए जगह निकली और उसमें मैंने फॉर्म भर दिया। 15-20 दिनों बाद परीक्षा का लेटर आया। तब लगने लगा कि मेरा सपना अब बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। मेरी मंजिल अब मुझे करीब नजर आने लगी थी। मैं यह अवसर अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए अब मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगा। मैं अब पूरे जी जान से पढ़ाई में लग गया था। पढ़ाई के साथ मैं परीक्षा का भी इंतजार करने लगा। परीक्षा को लेकर माँ भी बहुत उत्साहित थी। शायद अब उन्हें भी लग रहा था कि हमारे खराब दिनों का अंत हो जाएगा, अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी और मेरा परिवार जो आज तक गरीबी से जूझ रहा था, वह इससे निजात पा जाएगा। वक्त गुजरता गया और परीक्षा का दिन आ गया। मैं पेपर देने सेंटर पर पहुंचा। सेंटर मुंबई के विक्रोली स्टेशन के स्कूल में था, जहां से कुछ ही मिनट दूरी पर आज मेरी स्कूल की हेड ऑफिस है। आज भी जब मैं अपनी हेड ऑफिस जाता हूं, तब उस स्कूल को देखकर बहुत पछतावा होता है कि उस समय अगर मैं छोटी सी गलती नहीं करता तो शायद मैं मुंबई महानगर पालिका में टीचर होता। तो दोस्तों, आपको पहले ही पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, यह भी एक सस्पेंस है। तो दोस्तों, मैं परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचा। मेरे साथ डीएड करने वाले कुछ बच्चे भी वहां आए थे। उनमें श्वेता जी भी थी। मैं पहली बार स्पर्धा परीक्षा दे रहा था, इसलिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। सुपरविजन के लिए आई टीचर ने भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। आंसर लिखने के लिए एक छोटी सी शीट थी। मुझे पता ही नहीं कि उसमें लिखना है, इसलिए मैंने उसे बाजू में रखा और रफ काम करने के लिए जो शीट मिली थी उसमें ही आंसर लिखने लगा। लगभग सभी प्रश्न होने वाले थे। आखिरी के 15 मिनट बाकी थे, तभी सुपरवाइजर ने शीट नंबर चेक करने कहा और घूम घूम कर देखने लगी। जब वे मेरे पास पहुंची, तब उन्होंने कहा कि इसमें क्यों लिख रहे हो, आंसर पेपर में लिखो। और उन्होंने बाजू में रखा आंसर शीट उठाकर कहा कि इसमें लिखना था। तब मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसा लगा मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने तुरंत आंसर शीट में लिखना शुरू किया, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही थे। जो आंसर मैंने रफ पेपर में उतारे थे वही उतारने लगा, मगर समय कम होने की वजह से सारे आंसर उतार भी नहीं पाया और कुछ क्वेश्चन भी छूट गए।
मैंने बाद में उनसे कुछ टाइम देने की रिक्वेस्ट भी की, मगर उन्होंने नहीं दिया। निराश मन से मैं घर वापस आया। इतनी सारी मेहनत सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से बर्बाद हो गई थी। घर पर भी पहुंचने के बाद मेरे दिमाग से यह बात निकल नहीं रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बार बार वह गलती मुझे याद आती थी। लगभग 4-5 दिनों तक मैं इस सदमे को भुला नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे परोसी हुई थाली मुझसे किसी ने छीन लिया है। हाथों में आया सब कुछ रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल गया था। धीरे धीरे मैं उस सदमे से बाहर आया और कुछ दिनों बाद हेतु भैया मुंबई के नाला सुपारा नामक जगह पर रहने गए। हेतु भैया ने वहीं पर उनके पहचान वाले एक स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा। मैंने कुछ दिन वहां पर पढ़ाया भी, मगर वहां पर महीने की सिर्फ 800 सैलरी होने की वजह से मेरा मन नहीं लगा। हालांकि वहां रहने खाने का खर्चा हेतु भैया ही उठाने वाले थे, मगर इतनी कम सैलरी में मुझे काम करना अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं वहां से फिर से ठाणे आ गया। रेलवे का काम करके मैं बहुत बार मरने से बचा था, इसलिए अब मैं रेलवे का काम भी नहीं करना चाहता था और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसीलिए जब तक किसी स्कूल में काम नहीं मिल जाता तब तक कहीं अच्छी जगह पर काम करना चाहता था, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की जरूरत थी। उस समय ठाणे के रेलवे का काम भी बंद था और मेरे रहने का इंतजाम भी नहीं था। इसलिए 2-3 दिन मैं माँ के पास ही रहा था। तो दोस्तों, अब मैंने कौन सा काम किया यह बताने मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।